हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश की हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है। 20 मार्च को हमारी एग्जाम होगी। 1 शिफ्ट में हमारी एग्जाम होगी। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे का टाइम रहेगा और अदर राज्यों वालों को उनके राज्यों में एग्जाम दी जाएगी, वो इन्हें यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं बुलाया गया। ठीक है, कोरोना को देखते हुए। और ये सारी जानकारी हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आप जैसे कि हम बता चुके हैं दोस्तों, हमने एक वीडियो डाला था जिससे बताया था कि मध्य प्रदेश की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के हमारे पास सिविल जज में बुला के 12 सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, कितने सब्जेक्ट ला के हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं। जीएस है हमारे पास 20 नंबर का, 110 नंबर का ये, और इंग्लिश है और कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, तो इस हमको तैयारी करनी है। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि दोस्तों हमारे पास तैयारी, अब पढ़ने का समय नहीं रह गया है, समझने का समय नहीं रह गया है, हमें रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। इसके अलावा हम पुराने पेपर, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश की अब तक की सरकार ले चुकी है पेपर, उन पेपरों को आप, हाईकोर्ट ने जो पेपर ले चुकी है हाईकोर्ट ने, उन पेपरों को अपन लगाएं। ठीक है, और हमारे साथ कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उन पर ध्यान दें आप लोग। ठीक है, पेपर को ज्यादा से ज्यादा आप लेके चलें, आप पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं और चीजों को रिवीजन करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, समय बहुत कम रह गया है अपने पास अब। ठीक है दोस्तों, तो 12 सब्जेक्ट ला का है, उसमें से हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके पास, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को मैं लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, जिसका आपको स्थान नियंत्रण, मतलब स्थान पर नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, किराएदारी और भूस्वामी संबंधित एक्ट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट से हमारे को इस सिविल जज में हमको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहले बड़ा पार्ट था, लेकिन अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों इसका, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। और ठीक है, उसके बाद हम मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। हम वक्त को ज्यादा ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ठीक है, क्रमांक 41, इसका क्रमांक नंबर 41 है। इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? तो दोस्तों, इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 25 दिसंबर 1961 को। ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण तारीख 25 दिसंबर 1961 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 दिसंबर 1961 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश लोकल लॉ है, इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर 30 दिसंबर को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, गणराज्य के 12वें वर्ष, हमारे गणराज्य के 12वें वर्ष इसे विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया। मध्य प्रदेश का राज्य रहे एक्ट, तो इसे विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी बात हो गई। ध्यान रखना, तीनों महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार काफी कोरोना भी रहा हुआ है और कभी कोचिंग क्लासेस नहीं हुई हैं या कुछ भी, और ध्यान रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली, कब इसे लागू किया गया और किस गणराज्य के किसी वर्ष से अधिनियमित किया गया। ठीक है, विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं इस एक्ट की दोस्तों। इस एक्ट में कुल 7 अध्याय हैं। सीधे क्वेश्चन की बात करें तो कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और कुल 51 धाराओं में से बांटा गया। कुल 7 अध्याय कुल 51 धाराओं में से बांटा गया है दोस्तों। इसके अलावा इस एक्ट की यदि मैं बात करूं और दोस्तों यहां पर हमारा ये, चलो मैं फिलहाल आपको ये अभी अध्याय बता देता हूं, उसके बाद में बात करूंगा साफ करने के बाद। देखिए, अध्याय 1 बताता है प्रारंभिकी के बारे में। हर अध्याय, हर एक्ट की तरह इस एक्ट का भी अध्याय 1 प्रारंभिकी के बारे में बताता है। धारा 1 से लेकर 3 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, हम समझेंगे। ठीक है, धारा अध्याय 2 भाड़े के बारे में उपबंध करता है। अध्याय 2 धारा 4 से लेकर 11 तक। ठीक, अध्याय 3 अभिधारियों की बेदखली का नियंत्रण। अभिधारी किराएदारों को बेदखली करना, उनको उस पर नियंत्रण किया गया है, उस पर कंट्रोल किया गया है अध्याय 3 के तहत, धारा 1 से लेकर 23 तक। उसके बाद अध्याय 3 का जोड़ा गया। इसमें दोस्तों वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, जब किराएदार, जब भूस्वामी को वास्तविक आवश्यकता हो, उसके आधार पर अभिधारी की बेदखली, धारा 23A से लेकर 23J जोड़ी गई दोस्तों। ये धारा महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे एक क्वेश्चन बनता ही है, ये ध्यान रखें, हम ये बात मानते चले। इसके बाद अध्याय 4 की बात करें, भाड़े का निरपेक्ष निक्षेप, धारा 24 से 27। और अध्याय 5 भाड़ा नियंत्रक पदाधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है कलेक्टर की अनुमति से, और कलेक्टर के ना, तो इसकी शक्तियां क्या होंगी हम पढ़ेंगे। और अपीलें, धारा 28 से 36 तक। इसके अलावा अध्याय 6 भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं, शासितों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, भूस्वामी जैसे कर्तव्य होंगे, क्या विशेष, क्या उसके बाध्यताएं होंगी, क्या उसके ना दायित्व कर्तव्य होंगे, उसके बारे में अध्याय धारा 33 से 44 तक बताया गया है। धारा अध्याय 6
धारा 37-44 के बारे में अध्याय अंतिम 7वां प्रकरण धारा 45 से लेकर 51 तक इसमें उल्लेख किया गया है और 2 अनुसूचियां हैं, प्रथम और द्वितीय अनुसूची। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी बात हुई पूरे कंप्लीट काय की अध्यायों के बारे में। 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों में इन धाराओं से इन धाराओं में इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो हमारी बात हो गई दोस्तों इसकी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक्ट की धारा 1 को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, इसकी धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 क्रमांक 41 इसका नाम है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और इसका प्रारंभ, ठीक है, इसका प्रारंभ थोड़ी सी बड़ा बताया गया है, लेकिन हम इतना बता दें आपको कि इसका प्रारंभ 30 जनवरी 2012 से इसका लागू कर दिया गया है। ठीक है, 30 दिसंबर 1961 से इसे लागू कर दिया गया है। ठीक, आप एक बार देख लीजिएगा, ये अपनी धारा 1 कंप्लीट हो गई। आप एक बार और देख लीजिएगा, ये अपनी धारा 1 कंप्लीट हो गई। धारा 2 जो बताती है परिभाषा के बारे में। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन हमेशा अपने को देखने को मिलता है, परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। आइए, धारा 2 परिभाषाएं बताती है। धारा 2 की का या ए में क्या बताया गया है? स्थान के बारे में। क्या बताया गया है? स्थान के बारे में। स्थान क्या होगा? तो दोस्तों स्थान के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 2 खा में क्या बताया गया है? भूस्वामी। भूस्वामी कौन होगा? भूस्वामी किसे माना जाएगा? ठीक है, जिसकी संपत्ति है वो माना जाएगा, जो वसूलने जाता है, पैसे उठाने जाता है, वो भूस्वामी माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा डायरेक्ट में। इसके अलावा हम बात करें गा, विधिपूर्ण वृद्धि। विधिपूर्ण वृद्धि मतलब वृद्धि कैसी की जाएगी? उस रेंट में, उस किराएदार द्वारा, भूस्वामी द्वारा किराएदार में, ठीक, किराए में कितनी वृद्धि की जाएगी दोस्तों? तो वो विधिपूर्ण वृद्धि के बारे में धारा 2 गा में बताया गया है। आप इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, गा में बताया गया पट्टा के बारे में। तो पट्टा के अंतर्गत उपट्टा आता है, पट्टा के अंतर्गत उपट्टा आता है। यहाँ के बारे में कुटुंब का सदस्य, तो कुटुंब का सदस्य कौन कौन होगा दोस्तों? तो कुटुंब का सदस्य पिता, पितामह, माता, मातामही आएंगे। इसके अलावा आप एक थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसके अलावा अविवाहित पुत्री आएगी, विवाहित पुत्री हम जानते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा कुटुंब में परिवार सदस्य कौन कौन होगा, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 की बात करें हम तो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। दोस्तों इस एक्ट की मैं बात करूं तो इस एक्ट में भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, सारे ही कार्य जो कुछ भी होता है वो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी ही देखता है। ठीक है, और मैं और समझाता हूं, साफ कर दूं फिर आप समझाऊंगा। पहले इन धारा परिभाषाओं को समझ लेते हैं। ठीक, तो 4 में क्या बताया गया है? भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें। और ये भाड़ा नियंत्रक अधिकारी क्या आशय है? तो धारा 28 के अधीन, धारा 28 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी। ठीक है, इसे कलेक्टर नियुक्त करता है राज्य सरकार की अनुमति से। ठीक है, ध्यान रखना, धारा 28 के अधीन कहां पर परिभाषित किया गया है? 2 में। किस धारा के अधीन? धारा 28 के अधीन। ठीक है, उसके बाद 6 में ये निश्चित कर दी गई, इस 6 को इसको निश्चित कर दिया गया धारा 51 के अधीन, कंट्रोल एक्ट 1951 क्रमांक 23 के अनुसार इसे निश्चित कर दिया गया 6 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जा मानक भाड़ा, मानक भाड़ा क्या होगा? तो मानक भाड़ा तो धारा 7 में विशिष्ट है तथा धारा 8 के अधीन बढ़ा दिया गया भाड़ा। ठीक है, धारा 7 में हम पढ़ेंगे और धारा 8 में 10% की अधिक वृद्धि नहीं होगी, वो अपन देखेंगे इसमें अगले अध्याय, अगले जब हम धारा 7 और 8 पे आएंगे। ठीक है, अगला अंतिम 2 झा। ठीक है, अभिधारी के बारे में, टेनेंट मतलब यानी किराएदारी के बारे में। ठीक है, अभिधारी कौन होगा? इस अभिधारी माना जाएगा। ठीक है, तो इस टोटल परिभाषा में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास इसका परिभाषा है। ध्यान रखना, 9 परिभाषा है। महत्वपूर्ण दोस्तों, इन 9 को आप जरूर रिवीजन करें, इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। का ए में स्थान, बी में भूस्वामी, गा सी में विधिपूर्ण वृद्धि, घा पट्टा, या कुटुंब का सदस्य, चा भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, छा निश्चित, जा मानक भाड़ा और झा अभिधारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। और एक बार और देख लेते हैं। ए में स्थान, बी में भूस्वामी, सी में विधिपूर्ण वृद्धि, डी में पट्टा, ई में कुटुंब का सदस्य, परिवार का सदस्य, एफ भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, एच निश्चित, आई मानक भाड़ा और जे अभिधारी। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब हम बात करते हैं धारा 3 के बारे में। इस अधिनियम का कतिपय स्थानों को लागू ना होना। इस अधिनियम का कतिपय स्थानों को लागू ना होना, ये दोस्तों ये कहां लागू नहीं होगा?
तो 2 मिनट मैं बेनेट की भाषा बताता चलूं। बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। अध्याय 1 सभी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी परिभाषाएं भी। धारा 3 भी कभी अच्छी महत्वपूर्ण ये पूछी गई है। संचित नाम, ये धारा 1 तीनों ही महत्वपूर्ण है। इनसे हमको 1-2 क्वेश्चन देखने को इसी अध्याय 1 धारा 1 से 3 के बीच वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इससे आप ज्यादा देखें। ऐसे स्थान जो सरकार की संपत्ति है, कहां पर लागू नहीं होगा ये? तो ऐसे स्थान जो सरकार की संपत्ति है वहां पर लागू नहीं होगा, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद ऐसे स्थान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है, किसी लोकल अथॉरिटी की संपत्ति है और अन्य रूपेण अनावश्यक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, लागू नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे स्थान को जो शैक्षणिक, धार्मिक या पूर्त संस्था के स्वामी किसी या परिचय ग्राहक की संपत्ति हो को भी ये लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि सरकार की संपत्ति को किसी ये लागू नहीं होगा। ये धारा हमारी 3 हो गई। एक बार आप और देख लेंगे तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा धाराएं और ये अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता चलो, आगे हम बात कर रहे थे तो इस एक्ट के अंतर्गत मैंने बताया था आपको भाड़ा नियंत्रक, ये वाला है ना, 2 चाहिए बताया प्राधिकारी। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ये हमारा भाड़ा नियंत्रक अधिकारी ही सारे इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई को देखता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप पुराने पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इसलिए ज्यादा पुराने पेपर को लगाएं। ठीक है, आप कहां पर अच्छा कर पा रहे हैं, कहां नहीं है, जो कमजोर है वहां पर आप चीजों को देखें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यदि ये भाड़ा नियंत्रक अधिकारी कोई आदेश देता है और इससे आदेश के विरुद्ध कोई को अपील करना है तो दोस्तों वो अपील होती है जिला न्यायालय में। कहां होती है? जिला न्यायालय में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी सुनवाई जो होती है वो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो दोस्तों ये इस एक्ट की ये 3 प्रमुख, हम कोर्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट सत्र न्यायालय, और या हम बात करें भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, जिला न्यायालय में अपील होगी। और इसकी सुनवाई दोस्तों किसके द्वारा की जाएगी? जब मामला यहां से कोर्ट में चला जाएगा तो वो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस हमने जो आज के जो वीडियो में हमने देखा है बहुत महत्वपूर्ण हमने सारी चीजें, क्रमांक के बारे में हमने बात करी, राष्ट्रपति से और इसे लागू कब किया गया, गणराज्य के किस वर्ष से लागू किया गया, साथ ही साथ अध्याय को मैंने बताया आपको कौन कौन सी धाराएं इसमें हैं। इसके अलावा हमने अध्याय 1 को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन या ये भी पूछे गए हैं कई बार कि कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ठीक है, और ये भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बहुत अहम भूमिका है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, यही सारे कार्यभार को इस बार इस एक्ट में देखता है। इसके बाद यदि कार्य नहीं संभलता है तो फिर न्यायालय में अपील होती है इसके विरुद्ध और फिर वो मामला जाता है कोर्ट में, तो प्रथम न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको मामले को देखता है। ठीक है, और भाड़ा नियंत्रक अधिकारी जो है वो कम से कम डिप्टी कलेक्टर के पद का होगा दोस्तों। ये इसके अनिम्न पद का नहीं होगा, कम का नहीं होगा। डिप्टी कलेक्टर जो होता है वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। इसे कलेक्टर नियुक्त करता है राज्य सरकार की अनुमति पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई हमारी इस एक्ट की। अब हम इसके आगे की बात करेंगे दोस्तों अध्याय 4 से लेकर। ठीक है, अध्याय 4 में देखेंगे हम, अध्याय 4 में क्या देखेंगे और बाकी धारा है हम। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग।